अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? I'm मोहम्मद अली खान। नेगोशिएशंस राउंड 2 ईरान और यूएस में शुरू होने जा रहे हैं, जिसका अंदिया हमें ट्रंप की तरफ से मिला कि ये अपकमिंग डेज में हो सकते हैं। और अगर देखा जाए तो इस वक्त जो सबसे मेजर रोल अदा कर रहा है जो मुल्क मीडिएशन में, वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो प्रोमिनेंट और काफ़ी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी हैं इन मीडिएशंस को लेकर। वो इस वक्त ईरान में हैं और साथ वज़ीर आज़म जो हैं वो सऊदी अरब और दूसरी जो मुस्लिम ब्रदरन कंट्रीज़ हैं लाइक टर्किया, उसमें उनके जो दौरा है वो स्केड्यूल है। तो अगर हम इस चीज़ को जोड़कर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, जैसे कि नेगोशिएशन 2 और इसका दूसरा राउंड भी शुरू हो सकता है अपकमिंग वीक में इस्लामाबाद में। अगर हम पहले की बात करें तो पहला भी हम कह सकते हैं कि दैट वाज़ नॉट अ टोटल फेलियर, बल्कि उससे हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिली और कुछ नेगेटिव भी मिली। कुछ गुड न्यूज़ आई, कुछ बैड न्यूज़ आई। जैसे हम अगर पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें, तो बोथ कंट्रीज़ यूएस और ईरान आफ्टर डेकेड्स यानी कि 1979 के बाद पहली दफ़ा इतने बड़े ऑफिशियल्स और इतना बड़ा वफ़द एक दूसरे के सामने बैठा और 21 आवर्स तक ये नेगोशिएशंस चलते रहे। इससे क्या हुआ, एक तो ये कि एक दूसरे के सामने इतनी देर के बाद बैठे, और दूसरा ये कि जो उनके दरमियान एक ट्रस्ट इश्यूज चल रहे थे वो भी कहीं ना कहीं रिकवर हुए, वो भी कहीं ना कहीं डिजॉल्व हुए और ट्रस्ट थोड़ा बहुत बिल्ड हुआ। अगर हम बुरी खबर की बात करें या बैड न्यूज़ की और नेगेटिव इम्पैक्ट इसका क्या हुआ कि डेडलॉक होगी बात न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। यूएस वो कह रहा था कि ईरान अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो 20 साल के लिए एटलीस्ट ख़त्म कर दे, और जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो भी ईरान से निकाल लिया जाए। लेकिन ईरान 3 से 5 साल तक, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एग्री कर रहा था कि हम 3 से 5 साल तक इसको अबैंडन कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं। और अगर हम यूज़ करेंगे तो हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सेफ एनर्जी के लिए, एनर्जी पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, जो कि एक ईरान शुरू से कहता भी आ रहा है। और अगर सबसे बड़ी हम बात देखें ईरान की तरफ से, तो वो यही है कि वो उनके यहाँ जो सुप्रीम लीडर हैं वो फतवा भी मौजूद है और वो कहते आ रहे हैं कि हम न्यूक्लियर फाइट्स की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये कुछ बैड न्यूज़ भी थी, और उससे बड़ी जो बैड न्यूज़ हमारे पास आई आफ्टर राउंड 1 नेगोशिएशंस या पीस टॉक के पहले राउंड के बाद, वो थी कि यूएस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का ब्लॉकड शुरू कर दिया और उसको ब्लॉक कर दिया। जिससे ना तो ईरानी ऑयल और ईरानी जो एक्सपोर्ट थी, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के थ्रू दूसरी कंट्रीज़ को जाती थी, वो भी ब्लॉक हो गई, और जो इम्पोर्ट ईरान को आनी थी उस रास्ते के ज़रिए वो भी ब्लॉक हो गई। जो कि बहुत बड़ा एक मैं समझ सकता हूँ कि अगर तो सीज़ फायर है, तो उस दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए था। और तो अगर हुआ है तो इसका क्या मकसद है? इसका मकसद यही है कि यूएस ईरान को प्रेशराइज़ करना चाहता है, और ये एक प्रेशर टैक्टिक है ताकि ईरान जो यूएस की विलफुल डील्स हैं उस पर एग्री कर जाए और टेबल पर आ जाए, और यूएस जो है वो एक डोमिनेंट पोजीशन पर रह के इस डील को, इस एग्रीमेंट को सर अंजाम दे सके। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ईरान प्रेशराइज़ हो जाएगा? और अगर प्रेशराइज़ होगा तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो ईरान को प्रेशराइज़ कर सकते हैं? और अगर ईरान प्रेशराइज़ ना हुआ तो ये बैकफायर भी कर सकता है और सिचुएशन एस्केलेट कर सकती है। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जिससे ये सिचुएशन एस्केलेशन की तरफ जाएगी, और एंड पर हम बात करेंगे कि क्या ईरान इससे प्रेशराइज़ होगा इस टैक्टिक से या नहीं होगा। तो इस वीडियो में ये सारी बातें कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि क्या ईरान प्रेशराइज़ होगा? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ईरान को प्रेशराइज़ कर सकते हैं?
तो पहला तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है कि ईरान के जो ऑयल एक्सपोर्टेशन है थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और सारी जो ऑयल एक्सपोर्ट करता है ईरान, उसका जो 80% है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए होता है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दबा दिया जाए, उसका गला घोंट दिया जाए और उसको ब्लॉक कर दिया जाए यूएस की तरफ से, तो ये जो 80% ऑयल एक्सपोर्ट होगा ईरान का, वो बंद हो जाएगा, जिससे ईरान को एक झटका लग सकता है और ईरान की जो इकोनॉमी है, वो बढ़ सकती है और इकोनॉमिकली ईरान पर प्रेशर माउंट हो सकता है, जो अल्टीमेटली इस करंट रजीम को इस नेगोशिएशन में प्रेशराइज़ कर सकता है। और अगर देखा जाए तो इस जंग में ईरान ने विदिन 2 मंथ्स अपना जो ऑयल का रेवेन्यू था और जो ऑयल की एक्सपोर्ट थी, वो पिछली साल या 2025 में या पिछले महीनों से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया था। अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च में जो एक्सपोर्ट किया ऑयल ईरान ने, वो 1.84 मिलियन बैरल्स पर डे, यानी कि इस जंग के बाद 28 फरवरी के बाद मार्च में 1.84 जो मिलियन बैरल पर डे ईरान एक्सपोर्ट कर रहा था, जबकि अभी तक जो अप्रैल के जितने भी दिन गुजरे हैं 1.71 मिलियन जो बैरल पर डे एक्सपोर्ट कर रहा है ईरान। तो ये क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो गई इन दिनों में, इन महीनों में, वार के दौरान। तो अगर ये रुक जाती है तो ये ज़्यादा नुकसान करेगी ईरान का, जिससे ईरान प्रेशराइज़ हो सकता है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो अभी तक जो ईरान ने रेवेन्यू जनरेट किया है वो है 4.97 बिलियन डॉलर, यानी कि इस मार्च 15 से लेकर अप्रैल 14 तक। तो अगर इस जो रेवेन्यू इस महीने में ईरान ने कलेक्ट किया है, इसका कंपैरिजन बिफोर वार के साथ करें, यानी कि जंग शुरू होने से पहले पर मंथ ईरान जो था 3.45 बिलियन डॉलर का ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था। तो अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड चल रहा है तो ये मज़ीद रहता है और इसी तरह रहता है तो ईरान को बहुत बड़ा धचका होगा, ईरान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका होगा, जिससे ईरान का जो करंट रजीम है, जो नेगोशिएशन चल रहे हैं, उससे ईरान पर प्रेशर बिल्ड हो सकता है। इसके अलावा ईरान की दूसरी आइटम्स हैं, जो गुड्स हैं, जो और उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स आइटम्स हैं, वो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से मुतासर हो सकती हैं। तो इस तरह ईरान पर प्रेशर बिल्ड हो सकता है और ईरान इस प्रेशर में आ सकता है और नेगोशिएशंस की तरफ जा सकता है और यूएस अपनी जो मनचाही डील्स हैं वो मनवा सकता है। ये एक फैक्टर देखने वाला है। तो अगर ईरान इन केस प्रेशराइज़ नहीं होता और बैकफायर करता है, जैसे कि ईरान ने कहा भी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इसी तरह ब्लॉक करके रखता है यूएस, तो हम जो दूसरी पॉइंट्स हैं मिडल ईस्ट के गल्फ़ कंट्रीज़ के, जैसे रेड सी है, सी ऑफ ओमान है, तो और गल्फ़ कंट्रीज़ की दूसरी पोर्ट्स हैं, उन सब को अटैक कर सकते हैं, उन सब पर हमला कर सकते हैं और सारी जो ट्रैफ़िक है वो रोक सकते हैं मिडल ईस्ट से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए जो इस्तेमाल होती है। तो अगर ईरान ऐसा स्टेप कोई लेता है तो ये ना सिर्फ मिडल ईस्ट के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल बन जाएगी और इकोनॉमी जो वर्ल्ड की है वो कोलैप्स कर सकती है और बहुत मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिससे ना सिर्फ लॉजिस्टिकल नुकसान होगा बल्कि ह्यूमन लॉस भी होगा, हंगरनेस की तरफ आवाम जा सकती है, पब्लिक जा सकती है। और जैसे हमारे पास वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई है जिसमें चीफ इकोनॉमिस्ट ने वार्न किया है कि ईरान वार ने मिलियंस ऑफ पीपल को हंगर की तरफ धकेल दिया है। तो ये अगर ऐसे ईरान कोई स्टेप लेता है तो मज़ीद हालात और बिगड़ जाएँगे। तो अगर एस्केलेशन की तरफ जाते हैं तो फिर तो मामला सबके हाथों से निकल जाएँगे। और अगर हम बात करें कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसे रिपोर्ट्स हो रही हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ
ये मामला जाएँगे। हाँ, इकोनॉमिकली और मिडल ईस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त हो सकता है, करना पड़ सकता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इसलिए नहीं जाएँगे कि वेस्टर्न एलाइज़ हैं जो यूएस के, उन्होंने यूएस को ईरान वॉर में बैक नहीं किया और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को बैक नहीं किया, जिससे ये चीज़ साबित होती है कि वो इस वॉर में एस्केलेशन नहीं चाहते, इस वॉर को बढ़ाना नहीं चाहते। तो अगर वो इस वॉर को बैक करते, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को बैक करते और ट्रम्प के साथ नेटो कूद जाती इस जंग में, तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ये मामला जा सकते थे। लेकिन अभी भी ये अगर सिचुएशन एस्केलेट करती है, तो ये मिडल ईस्ट के लिए और अ, दुनिया के लिए, दुनिया की इकोनॉमी के लिए कोई वर्ल्ड वॉर से कम गंभीर सिचुएशन नहीं होगी। तो बेहतर तो यही है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उसको खोल दिया जाए थ्रू टर्म्स एंड कंडीशन और सारी दुनिया की जो तजारत है, वो बहाल हो सके। अब बड़ा सवाल ये है कि ईरान प्रेशराइज़ होगा या नहीं इस सारी सिचुएशन में। दोनों साइड मैंने आपके सामने रखी है कि प्रेशराइज़ कैसे हो सकता है और अगर बैकफ़ायर करेगा तो फिर सिचुएशन कैसी हो सकती है। लेकिन सवाल फिर वही है कि प्रेशराइज़ होगा ईरान कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि ईरान प्रेशराइज़ होगा, क्योंकि अगर प्रेशराइज़ ईरान ने होना होता तो अब तक जो वॉर में सिचुएशन रही है, जिस तरह ईरान को कुचलने की कोशिश की गई है, 13,000 जो टारगेट्स थे, जगहों पर टारगेट किया यूएस ने और उसके अलावा सुप्रीम जो कमांड थी ईरान की, सबको ख़त्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया और 4th ईयर जो अभी तक 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर और 4th ईयर जो रजीम है, जो कमांड है, वो उसने बागडोर सँभाली हुई है ईरान की। तो अगर प्रेशर लेना होता ईरान ने या प्रेशराइज़ होना होता तो पहले हो चुका होता। तो ऐसे अगर आप टैक्टिक इस्तेमाल करके ईरान को प्रेशराइज़ करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ईरान प्रेशराइज़ होगा। अगर वो इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमिकली ईरान के पास दूसरे एवेन्यूज़ हैं जो यूटिलाइज़ किए जा सकते हैं। हाँ, हार्ड है, मुश्किल है, लेकिन वो यूटिलाइज़ किए जा सकते हैं और जो एक गंभीर और टेंस सिचुएशन हो सकती है ईरान की कि इसकी इकोनॉमी की, उससे थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। लाइक जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकती है ईरान की, क्योंकि ईरान और चाइना के बीच जो ट्रेन रोड है या जो ट्रैक है वो बना हुआ है थ्रू सेंट्रल एशियन स्टेट्स, तो उससे कुछ ना कुछ जो गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट की जा सकती हैं। हाँ, ऑयल जो गुड्स हैं वो उनकी एक्सपोर्टेशन में और उनकी जो इंपोर्ट में और उनकी जो शिपिंग में थोड़ा थोड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैक बन जाता है। तो वो नहीं हो सकता टू सम एक्सटेंट, लेकिन दूसरी जो गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट की जा सकती हैं। तो एक तो अल्टरनेटिव ये था, एक फैक्टर ये था। दूसरा कि अकॉर्डिंग टू मैरीटाइम इंटेलिजेंस एजेंसी विंडवार, उसके मुताबिक इस वक़्त जो इरानियन ऑयल वाटर में मौजूद था, उस टोटल 157.7 मिलियन बैरल, उसमें से 97.6% जो तेल था, जो ऑयल था, वो चाइना के लिए जा रहा है। तो इट शोज़ के जो मेजर इम्पोर्टर है, बायर है ईरानी ऑयल का, दैट इज़ चाइना। तो अगर आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को रोकते हैं और चाइना की जो सप्लाई है वो कट होती है, उसमें डिसरप्शन होती है, तो फिर मामला किस तरफ जाएँगे? क्या चाइना कोई फर्दर स्टेप लेगा, बोल्ड स्टेप लेगा? तो मुझे नहीं लगता कि चाइना की ये नाराज़गी जो है वो एट द स्पॉट यूएस मोल लेना चाहता है और चाइना के साथ बकल अप होना चाहता है, चाइना के साथ किसी भी तरह की लड़ाई चाहता है। तो ये भी एक फैक्टर है जो ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए मदद कर सकता है। तो इस तरह ये फैक्टर्स देख लें और मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ है जो ईरान ने एक
तरह से वार्न किया है कि दूसरे जो पोस्ट हैं उन सबको अटैक करेंगे। तो ये फैक्टर्स मिला के अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि ईरान प्रेशराइज़ होगा। अगेन हल वही है कि आप एक फेयर डील लेके आएँ, टेबल पर बैठें, जैसे नेगोशिएशंस शुरू होने जा रहे हैं, और अगर हो जाएँ एक दूसरे की जो बेहतर हैं डील्स वो उन पर एग्रीमेंट हो जाए, और एक पीस एग्रीमेंट जो है दुनिया के सामने आ जाए, और इस तरह से ये जंग से जान छुड़ा ली जाए। तो बेहतरीन ऑप्शन यही है, और जितनी भी जंगें हैं, जितने भी हालात ख़राब हों, उनकी जो लास्ट ऑप्शन, लास्ट रिज़ॉर्ट होता है वो पीस ही होता है, और थ्रू नेगोशिएशन ही होता है। तो नेगोशिएशन अगर आपने सारी दुनिया को, मिडल ईस्ट को बर्बाद करके करने हैं, तो बेहतर है कि पहले ही कर लिए जाएँ। आज की वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।